नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री की इस क्लास पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, देखिए क्रिस्टल जालक क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा है कि हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उस क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। तो अवयवी कणों की ये जो व्यवस्था है एक निश्चित क्रम में होने के कारण इन ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। लेकिन जो ये ज्यामिति बनती है, ये जो आकार बनता है, ये त्रिविम व्यवस्था वाला होता है, अर्थात तीनों विमा वाला होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होती है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित क्रम की इस व्यवस्था निश्चित क्रम की इस व्यवस्था से ठोस की निश्चित ज्यामिति बनती है। निश्चित ज्यामिति बनती है जो यह ज्यामिति त्रिविम में होती है। त्रिविम में होती है। त्रिविम की यह व्यवस्था त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों इसका मैं पहले एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, पूरी पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं।
ये देखिए, मैंने एक क्रिस्टल जालक की आपके सामने संरचना बनाई है बच्चों। ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है। ये जो कोने होते हैं, ये इन कोनों को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, या इन्हीं कोनों को हम लोग जालक स्थल कहते हैं। बेटा इन कोनों पर अवयव होते हैं, अवयव होते हैं। वो अवयव या तो परमाणु के रूप में हो सकते हैं, या तो अणु के रूप में हो सकते हैं, या तो आयन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपके सामने इसका एक भाग बाहर निकालूंगा, ठीक है। जिस भाग को निकालता हूं उसको देखिए कलर करता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि सर ने कौन से भाग को निकाला है। ये देखिए, इस वाले भाग को, इस शेडेड भाग को बाहर निकालते हैं। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, है ना। देखिए, अब पहले मैं आपको परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जिनके अवयवी कण यानी कि वो जिससे मिलकर के बने हैं, अणु परमाणु या आयन जिससे वो मिलकर के बने हैं, तो वो किस क्रम में होते हैं? एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसकी जो व्यवस्था होती है वो निश्चित क्रम वाली होती है। अब निश्चित क्रम की इस व्यवस्था के कारण वो जो ठोस होती है उसकी जो ज्यामिति बनती है, जो उसका आकार बनता है वो भी निश्चित बनता है, उसकी ज्यामिति निश्चित बनती है। लेकिन बच्चों ये जो ज्यामिति होती है ना, ये जो आकार होता है उसमें त्रिविम व्यवस्था होती है। त्रिविम का मतलब त्रिविमी व्यवस्था होती है, अर्थात इस प्रकार के ठोसों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होती है, त्रिविम व्यवस्था होती है। तो त्रिविम की यही व्यवस्था को बच्चों हम त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम की यही व्यवस्था को त्रिविम जालक या तो क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसमें बेटा लंबाई होती है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। देख रहे हैं ना आप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस कोने पर बेटा क्या होते हैं? अवयव होते हैं, परमाणुएं होती हैं। कुल 8 कोने होते हैं। वास्तविकता में मैं बताऊं, ये जो गोले इतने बड़े बड़े होते हैं कि सब एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। आप अपने दिमाग पर रखेंगे, ये गोले इतने बड़े बड़े होते हैं कि सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, है ना। ये सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा, ठीक है। अब ये जो गोले बनते हैं, ये जो गोले बनते हैं, ये गोले परमाणु अणु या आयन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। परमाणु अणु या आयनों को दर्शाने के लिए गोला लिया है। तो आपने देखा है, ये एक भाग मैंने इससे बाहर निकाल के इसको रखा था, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। एक क्रिस्टल को आपने बाहर निकाला था, एक आकृति को बाहर निकाला था, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो आप देख रहे होंगे, एक इसके अंदर से निकाले हैं तो पीछे भी एक होगा, इधर भी है, इधर भी है, नीचे भी है, उसके पीछे भी है, इधर भी है, उसके पीछे भी। तो आप देख रहे हैं इस संरचना में हमारे पास एक यूनिट सेल नहीं बल्कि कई यूनिट सेल है। तो बेटा नई डेफिनेशन जो मैं आपके सामने खुद से बनाकर पेश करूंगा वो देखिए क्या होगी। यूनिट सेलों के समूह को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यूनिट सेलों के, इकाई कोशिकाओं के या मात्रक कोशिकाओं के समूहों को क्रिस्टल जालक कहते हैं। देख, एक और परिभाषा मैं आपके सामने लिखता हूं। इकाई कोशिका के समूहों के ऐसा लिखते हैं, समूहों के मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। पॉइंट देखिएगा बच्चों, ये बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने आपको एक बड़ी परिभाषा बताई थी जिसको मैंने आपको समझाया। दूसरी परिभाषा मैंने क्या बोला कि आप इस संरचना पर देख रहे हैं, आपको इस तरह की कई संरचनाएं दिख रही हैं, उसमें से एक भाग जो आपने निकाला उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल के समूहों से जो आकृति बनती है, यूनिट सेल के समूहों से जो आकृति बनती है उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं।
ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सी धीरे धीरे बातें कर लेते हैं। ये जो कोने पर होते हैं इनको जालक स्थल कहते हैं, इनको 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 ये सबको बोलते हैं जालक स्थल। तो ये जो जालक स्थल है, ये जो जालक स्थल है, इन जालक स्थलों को जालक स्थलों पर क्या होते हैं, परमाणुएं होती हैं। तो इनको हम एक स्पर्श रेखा के द्वारा मिलाते हैं। ये इन सभी जालक स्थलों को हम एक स्पर्श रेखा के द्वारा क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे हमको क्रिस्टलीय ठोस की एक ज्यामिति प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं ये जो अवयवों की व्यवस्था है, इन अवयवों की व्यवस्था को जहां जहां अवयव स्थित हैं, इन अवयवों को एक दूसरे से हम एक स्पर्श रेखा के द्वारा जोड़ते हैं, और जब एक स्पर्श रेखा के द्वारा जोड़ते हैं तो हमको एक ज्यामिति प्राप्त होती है, एक आकार प्राप्त होता है, वो ये है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार, तो मैं लिख देता हूं क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो देखिए क्रिस्टल जालक के क्या क्या प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो पहला प्रकार है एक विमीय क्रिस्टल जालक। फिर दूसरा प्रकार है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और बच्चों तीसरा है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ये देखें, आपको मैं एक एक करके पूरी पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहले एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है वो देखिए। ऐसा क्रिस्टल जालक जिसकी ठोसों की आकृति में, ऐसा क्रिस्टल जालक जिसकी ठोसों की आकृति में सिर्फ एक विमा होती है, अर्थात यूं कहिए लंबाई होती है, उसे हम लोग एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे अब देखिए एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, आगे भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो मैंने बताया इन अवयवों को आपस में एक स्पर्श रेखा के द्वारा मिलाते हैं। ये देखिए एक स्पर्श रेखा के द्वारा मिलाते हैं। और बच्चों जब हम लोग स्पर्श रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक ज्यामिति मिलती है, ठोसों का आकार मिलता है। तो आप देख रहे हैं ये ठोसों का आकार जो बन रहा है सिर्फ एक विमा वाला है, अर्थात लंबाई वाला है। इसमें खाली लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो देखिए ऐसा क्रिस्टल जालक जिनमें भाग लेने वाले अवयव की कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि उनके मध्य या उन पर सिर्फ एक ही विमा प्राप्त होती है, ऐसे ठोसों को एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके बाद द्विविमीय क्रिस्टल जालक देखिए। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कैसे डेफिनेशन बनानी है। ऐसा क्रिस्टल जालक या ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें भाग लेने वाले अवयवों की व्यवस्था कुछ ऐसी हो कि उनके पास दोनों प्रकार की विमा हो, अर्थात लंबाई चौड़ाई सब हो। ठीक है, देखिए एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, आगे भी होगा। ये देखिए, तो इनको मिलाया, हमको क्या मिल गई, लंबाई। इनको मिलाया तो देखिए नीचे आ गए, चौड़ाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक ऐसा क्रिस्टल जालक जिनमें भाग लेने वाले अवयवों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो कि उनके मध्य या उन पर या उनके ऊपर तीनों विमाएं साफ दिखाई देती हों, अर्थात वो त्रिविमीय हो। ठीक है, यानी ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें भाग लेने वाले अवयव आपस में मिलकर ठोस आकृति बनाते हैं, लेकिन वो ठोसों में तीनों विमाएं पाई जाती हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ पाई जाती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस पर बच्चों आपको लंबाई भी देखने को मिलेगी, चौड़ाई भी देखने को मिलेगी, ऊंचाई भी देखने को मिलेगी। यही है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो आप पहले त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर द्विविमीय क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको, फिर त्रिविमीय के बाद फिर इसको। इस प्रकार आपके ये टॉपिक पूरे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी के बीच में NaCl की संरचना कैसे बनती है, सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसे बनती है वो सिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए NaCl। अभी इसके बाद मुझे आपको
एक अब कोष्ठिका भी पढ़ाना है, ठीक है। तो पहले मैं NaCl की संरचना बता देता हूं कैसे बनती है। NaCl की संरचना, कैसे NaCl का स्ट्रक्चर बनता है। तो NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा बनेगा। थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे NaCl का स्ट्रक्चर न दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और नीचे होगा, ठीक है ना। मैं बोलता जा रहा हूँ इसलिए कि अगर वो शायद वीडियो में कवर ना हो रहा हो बच्चों, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा NaCl का संरचना। देखिए सबसे पहले एक गोला इधर, एक गोला इधर। जी मैं जैसा जैसा करूंगा आप वैसा वैसा करते जाइएगा। एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, इसके बाद एक गोला इसके ठीक नीचे बच्चों यहाँ पर, इसके बाद एक गोला यहाँ पर इसके ठीक नीचे यहाँ बराबर, इसके बाद ठीक गोला एक यहाँ पर, इसके बाद एक ठीक गोला यहाँ पर। इस प्रकार आप बना लीजिए। अब जब बना लेंगे तो फिर आप इनको आपस में क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के द्वारा जब आप मिलाएंगे तो आपको पता है कि जब अवयवों को हम स्पर्श रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो हमको ठोसों की क्या मिलती है, एक ज्यामिति मिलती है। ठोसों का हमको एक आकार प्राप्त होता है। ये देखिए, ये इसके बाद इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब ये जहां जहां आपको गोले दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहां पर आप क्लोरीन रख दीजिए। ये देखिए क्लोरीन, इन गोलों पर आपको क्लोरीन रखना है। मैं यहां पर क्लोरीन भरता जा रहा हूं, आप भी इसी तरह भर लीजिए। जल्दी फटाफट बना लीजिए। अब हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं, जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श रेखा को बीचों बीच वाला पॉइंट, इन स्पर्श रेखा का बीच वाला पॉइंट देखेंगे और वहां सोडियम बनाएंगे। तो इसका पहले मैं इस पर काम करूंगा। इसका बीचों बीच मेरे ख्याल से यहां पर है, आपके हिसाब से भी यहीं पर होगा। आप यहां पर सोडियम बना दीजिए Na। फिर इस पर, इसका और इसका बीच यहां पर होगा, तो यहां पर भी आप बना दीजिए सोडियम। इसका और इसका बीच बच्चों यहाँ होगा, इसके यहाँ पर सोडियम। इसका और इसका बीच यहाँ पर होगा, यहाँ पर बना दीजिए सोडियम। देखिए ऊपर का काम हो गया। अब नीचे आते हैं, ये इनके बीच, इसके और इसके बीच पर बीचों बीच बच्चों यहाँ पर होगा Na। इसके और इसके बीच का बच्चों बीचों बीच यहाँ होगा Na। इसके और इसके बीच का यहाँ पर Na। इसके और इसके बीच का Na, ठीक है। अब साइड वाले फलक पर बनाएंगे, इसका और इसका यहाँ पर बीचों बीच ये यहाँ पास होगा Na। इसका और इसका यहाँ पर बीचों बीच होगा Na। इसके बाद इसको यहाँ पर Na, इसको यहाँ से हाफ करेंगे Na। इतना हो गया, इतना आप फटाफट हाफ करेंगे। लेकिन बेटा मैं बता दूं NaCl का स्ट्रक्चर आपसे तभी बनेगा जब इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे। 2-3 बार तो कम से कम अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, बिल्कुल बनने लगेगा, ठीक है ना। फिर देखिए अब क्या करना है, सारे सोडियमों को आपस में मिला देना है। ये देखिए, इसको इससे, इसको इससे, इसके बाद ऊपर का मिला दिया, नीचे मिलाते हैं, इसको इससे, इसको इससे, नीचे का भी मिला दिया। अब साइड का, इस सोडियम को इस सोडियम से, इस सोडियम को इस सोडियम से, इसे आप इससे मिलाएंगे, इसे आप इससे मिलाएंगे। अब इसको मिलाने के बाद ऊपर के फलक के सोडियम को नीचे के फलक के सोडियम से मिला दो। ये देखिए, ध्यान रहे जहां जहां ये वाले फलक पर देख रहे हैं, जहां जहां ये सोडियम कटान बिंदु लेके आए हैं, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह क्लोरीन आ जाएगा, ये याद रखना है। फिर सोडियम को सोडियम से मिलाया, फिर नीचे वाले क्लोरीन को आप इस क्लोरीन से मिलाओगे, फिर इस सोडियम को बेटा इस सोडियम से आप आकर मिला दोगे। इसके बाद अब इस वाले फलक को उस वाले फलक से, यानी इस सोडियम को यहाँ से लेके यहाँ ले आइए। फिर यहाँ पे भी बीचों में कटान बिंदु आया है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, और यहाँ पे भी कटान बिंदु आया है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। इस क्लोरीन को आप यहाँ से यहाँ ले आइए और इस सोडियम को आप यहाँ से यहाँ ले जाइए। इतना करने के बाद बीच में फिर से एक कटान बिंदु मिला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl और Cl के बीच में है, तो बीचों बीच यहाँ पर क्या आएगा, Na। अब देखिए ये Na और ये Na के बीच का पॉइंट ये है, बीचों बीच का पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा Cl। फिर इसका तो आपने बीचों बीच बना दिया इस लाइन का, फिर इस लाइन का, ये सोडियम का बीचों बीच ये है ना।
तो यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम सोडियम के बीच में Cl। अब लास्ट में आप Cl को Na से मिला दो, Na को Cl से मिला दो, ये बन गई NaCl की संरचना। तो बच्चों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना ऐसी होती है। इस संरचना को आप 2-3 बार बनाइएगा, बनने लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको क्रिस्टल जालक बता दिया हूं, क्रिस्टल जालक के प्रकार बता दिया हूं। अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट सेल के बारे में, इकाई कोशिका के बारे में। यूनिट सेल, इसको बोलते हैं मात्रक कोशिका या इकाई कोशिका या एकक कोशिका। इतने प्रकार हैं, या मैं बोल दूं यूनिट सेल को इतने नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो यूनिट सेल है ये इतने नामों से जाना जाता है। या तो आप इसे यूनिट सेल कहिए, या मात्रक कोशिका कहिए, या इकाई कोशिका कहिए, या एकक कोशिका कहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक, किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश जिसकी पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल जालक की संरचना बनती है उससे इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है किसी क्रिस्टल जालक का, मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूं। ये फिर से फटाफट आपके सामने। देखिए अभी मैंने आपके पास सामने ये क्रिस्टल जालक, अभी एक पीछे NaCl का बनाया था, वो उसी तरह बनेगा। शुरुआत में क्रिस्टल जालक की परिभाषा समझाई थी तो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना था, लेकिन आपसे NaCl का स्ट्रक्चर बनाते बनने लगेगा, तो वही चीज है ये। ठीक है ना। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, किसी ये क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस इसको बोलते हैं। क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश यानी एक छोटा सा भाग, इसका तो छोटा सा भाग निकाल दो। छोटा सा भाग निकालोगे, एक भाग इसको निकालोगे तो ऐसा होगा। तो किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश छोटा सा भाग, जिसको बार बार रिपीट करो। अब इसको बार बार रिपीट करोगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बनेगा। देखो दिखाता हूं तुमको। जैसे एक यूनिट सेल बेटा यहां पर हमने निकाला, ये एक यूनिट सेल ये निकाले थे, उसमें से ये लघुत्तम अंश है। इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, फिर से बनाते हैं इसके ऊपर इसको। देखिए फिर से बनाया तो फिर से इस एकक कोशिका के ऊपर एक एकक कोशिका बन गई, ऊपर और बनेगी, बगल में भी इस तरह बना सकते हैं, बगल में भी बना सकते हैं। तो एकक कोशिका आपस में मिलती जाती है, तब जाकर हमको क्या मिलता है, क्रिस्टल जालक। तो आप बोलेंगे किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश है, छोटा सा भाग क्या कहलाता है, छोटा सा भाग क्या कहलाता है, यानी एक भाग जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक भाग क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। समझ में आई बातें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेल या मात्रक कोशिका या इकाई कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रकार पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं लिख देता हूं
टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका के प्रकार। तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। एक होता है सरल मूलभूत एकक कोशिका। फिर दूसरा प्रकार इसको आप बोलेंगे केंद्रित एकक कोशिका। अभी केंद्रित एकक कोशिका बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। पहला होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में FCC कहते हैं। दूसरा टाइप होगा आपका काय केंद्रित एकक कोशिका, इसको शॉर्ट में BCC कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है आधार केंद्रित एकक कोशिका, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में BCC कहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात मैं करूंगा। टाइप ऑफ यूनिट सेल 2 प्रकार के हैं। सरल मूलभूत एकक कोशिका, इसको सरल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में SC कहते हैं, सिंपल क्यूब। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। FCC, F का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित, क्यूब यानी एकक कोशिका। BCC बॉडी यानी काय सेंटर्ड यानी केंद्रित, क्यूब यानी एकक कोशिका। फिर इसके बाद BCC, यहाँ पर इस BCC और इस BCC में देखने में आपको कोई अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। बेटा ये बेस सेंटर्ड क्यूब है, बेस का मतलब आधार, सेंटर्ड केंद्रित, C का मतलब क्यूब। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग अब एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सरल मूलभूत एकक कोशिका। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं इसको 1 बाई 1 करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है सरल मूलभूत एकक कोशिका। सरल मूलभूत एकक कोशिका, इसको बच्चों सिंपल लैंग्वेज में SC कहते हैं। चलिए पहले मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाएंगे आप लोग। चलिए देखते जाइए। सरल मूलभूत एकक कोशिका क्या बोलते हैं? ऐसी एकक कोशिका, ये यूनिट सेल है ना, क्योंकि बहुत क्रिस्टल जालक में बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। अभी ने एक यूनिट सेल ली है, एक ठो भाग लिया है, लघुत्तम भाग लिया है। तो आप बोलेंगे ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं। कितने कोने हैं? 8। तो आप बोलेंगे ऐसा एकक कोशिका जिनमें भाग लेने वाले अवयवी कण कोनों पे होते हैं, तो ऐसी संरचना सरल मूलभूत एकक कोशिका या सिंपल क्यूब कहलाती है। थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ाऊंगा बच्चों। ये जो अवयव है, जो बीच में अवयव होते हैं, थोड़ा सा इसका मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये अवयव, ये एक गोल अवयव होता है। तो जानते हैं इस एक अवयव को या इस एक परमाणु को किसी, जब कोई यूनिट सेल इसको स्पर्श करती है, इससे यूनिट सेल जुड़ती है, तो परमाणु का या अवयव का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही किसी एक यूनिट सेल पर होता है। तो अगर मैं बात करूं इस एक अवयव की, एक परमाणु की, तो उसका कितना भाग इस यूनिट सेल के लिए है? सिर्फ 1/8। तो इसका मतलब बाकी का भाग किसके लिए? देखो थोड़ा सा, 1/8 यानी 8वां हिस्सा। देखिए, तो एक हिस्सा, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं, कलर कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ये एक हिस्सा बेटा इस कोने के लिए है। तो बाकी के जो ये अन्य और खाने बच रहे हैं, इस पर कोई और यूनिट सेल आकर जुड़ेगी। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर एक लग जाएगी तो ये उसमें भी स्पर्श करेगा, पीछे, इसके पीछे वहां पे भी होगा, बगल में
एक बगल में अगर बन जाएगी तो उसको भी स्पर्श करेगा, बगल के पीछे तो वो भी उसको स्पर्श करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कोनों पर, ध्यान रखिएगा कोनों की बात हो रही है, कोने पर जो अवयवी कण होते हैं उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही किसी एक यूनिट सेल के लिए होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो अब दूसरा आपने देखा था केंद्रित एकक कोशिका। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। केंद्रित एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका या ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके साथ साथ अन्य अवयवी कण फलक पर, आधार पर या तो क्रिस्टल के बीचों बीच भी पाए जाएं, तो ऐसी संरचना केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। समझ रहे हैं। मैं परिभाषा भी आपको थोड़ा सा जटिल लगेगी, लेकिन जब इसके तीनों टाइप पढ़ेंगे तो उसी तीनों टाइप से मिलाकर ये परिभाषा बनाया हूं मैं। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो ये लास्ट में जब आप मिलाएंगे तो मिल जाएगा। केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका के लिए आप क्या बोलेंगे, ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके साथ साथ फलक पर, कॉमा, आधार पर तथा बॉडी के अंदर यानी कि काय केंद्रित यानी क्रिस्टल के बीचों बीच भी पाए जाते हैं, तो ऐसी संरचनाएं केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इसको मैं अब आपको स्पष्ट समझाऊंगा। केंद्रित एकक कोशिका, तो देखिए ये कितने प्रकार का था। पहला था बच्चों FCC, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, फेस सेंटर्ड क्यूब, है ना। तो देखिए इसका पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए, तो मैंने बोला यहाँ पर 8 कोने तो होंगे ही और इन कोनों पर अवयव तो होंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो कोने पर है इनका कितना हिस्सा अवयव का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के लिए, तो 1/8। तो देखिए अब क्या कहता है, फेस सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जब किसी यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों पर तो होते ही हैं, इसके साथ ही साथ अवयव कण फलक पर भी होते हैं, तो देखिए इसके कितने फलक हैं, इसका एक ऊपर का ये वाला, एक नीचे का ये वाला, एक मेरी तरफ यानी आपके साइड ये बाहर वाला, ये एक पीछे वाला ये जो दिख रहा है पीछे वाला ये, फिर एक साइड वाला ये, और फिर इस साइड वाला ये, टोटल 6 फलक। ठीक है, तो देखेंगे आप क्या बोलेंगे कि ऐसा क्रिस्टल या इसमें आप बोलेंगे ऐसी एकक कोशिका जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके साथ ही साथ अवयवी कण फलक पर भी स्थित होते हैं, तो इसे फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये जो संरचना देख रहे हैं ना आप, ये इनका 8 ये कोने वाले, इनका सिर्फ 1/8 हिस्सा छूता है, लेकिन जो फलक पर होते हैं ना उनका कितना छूता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। फलक पर जो ऊपर रखे होंगे, नीचे रखे होंगे, किनारे रखे होंगे, तो मैंने एक बताने की कोशिश की है, एक ऊपर रखा है। तो बच्चों जब ये एक ऊपर रखा हुआ है, तो ये अवयवी कण का आधा जो हिस्सा होता है वो इसके लिए होता है, और जो आधा हिस्सा होता है इसके ऊपर जब कोई एक यूनिट सेल और रख दी जाएगी, ये इसके ऊपर जब एक यूनिट सेल कोई और रख दी जाएगी तो आधा हिस्सा ऊपर वाले को छुएगा। अर्थात एक अवयव जो फलक पर होते हैं उन अवयवी कणों का आधा हिस्सा एक यूनिट सेल का तथा आधा हिस्सा किसी दूसरे यूनिट सेल का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो फलक पर है इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के लिए है, तो आप बोलेंगे 1/2, आधा। समझ में आई बात है। तो कोनों पर जो स्थित होते हैं उनका 1/8, लेकिन जो फलक पर होते हैं उसका 1/2, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर दूसरा देखेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो देखिए इसका पहले डायग्राम, देखिए इसका डायग्राम, कोनों पर तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप बोलेंगे ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके साथ ही साथ एक अवयवी कण
यूनिट सेल के बीचों बीच होता है, अंदर होता है। तो जब वो यूनिट सेल के अंदर होगा, बीचों बीच होगा, तो वो अवयव सिर्फ इसका होगा, ना आधा किसी और का होगा, ना 1/8 इसको छुआ होगा, कुछ नहीं। वो अंदर है तो सिर्फ इसी का है और किसी का नहीं। जैसे आपके पेट में अंदर आध भरी हुई है तो वहाँ तो आपकी और किसी की नहीं। वैसे ये भी है, ये अंदर है तो ये सिर्फ अंदर ही होगा, बाहर किसी से स्पर्श नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलेंगे, बीसीसी की डेफिनेशन अब क्या देंगे। बीसीसी के लिए बोलेंगे कि ऐसा यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके साथ ही साथ एक अवयवी कण केंद्र पर या बीचों बीच या बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में, काय केंद्रित। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बीसीसी दो तरह के हैं, है ना। चौथा एक और है बीसीसी, लेकिन ये क्या है बेटा, आधार आधार केंद्रित, आधार केंद्रित क्यूब, है ना, यही बोलेंगे ना, आधार केंद्रित। तो देखिए इसके लिए एक इस तरह बना लीजिए, ये बन गया। तो देखें, एक 8 कोनों पर तो होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोनों पर तो होंगे। कोनों पर होने के साथ साथ, कोनों पर साथ साथ जो अब होंगे, अब जो अवयव होंगे वो आधार पर भी होंगे। आधार एक निचला और एक ऊपर, ठीक है, ऐसा इस तरह होंगे। तो देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको, आप समझ जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा ऐसा यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके अलावा अन्य अवयवी कण आधारीय भाग पर होते हैं, आधार पर होते हैं, उसे हम आधार केंद्रित कहते हैं। दूसरी तरीके से बताता हूं आपको, दूसरी डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है, कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण 8 कोनों पर तो होते हैं, इसके अलावा अन्य अवयवी कण एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एकांतर का मतलब एक के अंतर पर होंगे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर पहले देखिए, ऊपर सबसे ऊपर है, ठीक है, ऊपर के बाद फिर पीछे आइए, इसके पीछे, ये इसके पीछे जाएंगे, पीछे तो देखिए पीछे नहीं है, हो गया। फिर नीचे आइए तो नीचे है, तो देखो एक का अंतर हो गया। फिर ये हो गया। अब सामने आइए, ये सामने वाला देखिए तो यहाँ नहीं है। इसके बाद फिर ऊपर जाइए तो फिर ऊपर है, तो एक के अंतर पर है। साइड पर चेक करते हैं, देखिए ऊपर है, ठीक है, फिर बगल में जाते हैं, बगल में ये नहीं है, फिर नीचे आते हैं तो देखिए नीचे है। एक के अंतर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस तरह परिभाषा आप दे सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड, सॉरी बॉडी नहीं, बेस सेंटर्ड क्यूब के लिए आप बोलेंगे ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं, इसके अलावा जो अन्य अवयवी कण होते हैं वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं या तो आधारी भाग पर व्यवस्थित होते हैं, ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ परिभाषा, इनका कुछ परिचय। अब आगे टॉपिक आपको दिखाते हैं, आगे क्या हम पढ़ते हैं। आगे देखेंगे एकक कोष्ठिका के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। देखिए नई हेडिंग है बच्चों, इसको सीखना जरूरी है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हल होते हैं इसी के आधार पर। वो सुनिए सॉरी, एकक कोष्ठिका के प्रति एकक कोष्ठिका। हमको पता है कि किसी क्रिस्टल जालक में बहुत सारी एकक कोष्ठिका होती है, तो बहुत सारी एकक कोष्ठिका नहीं, बस प्रति एकक कोष्ठिका, यानी एक यूनिट सेल में, एक इकाई कोशिका में कितने कितने परमाणु होते हैं, इसकी गणना करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे SC में, सिंपल क्यूब में परमाणु की संख्या। तो इसके लिए आप पहले इसका डायग्राम दे लीजिए, मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना देता हूँ। देखिए आपको मैंने भी बताया था सिंपल क्यूब में कहाँ कहाँ होते हैं, कोने पर होते हैं और कहीं नहीं होते, आप इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या बनाएंगे इसका फार्मूला। तो SC में परमाणु की संख्या निकालने के लिए आप लिखेंगे कोनों की संख्या, कोनों की संख्या गुणे, कोनों की संख्या गुणे
कोनों पर उपस्थित परमाणु, कोने पर उपस्थित परमाणु का एकक कोष्ठिका में योगदान। ठीक है, देखिए अब पहले इसको देखिए, फार्मूले में लिखना है क्या, कोनों की संख्या। तो इस पे कोने कितने हैं, 8 गुणे कोनों पर उपस्थित, ये कोनों पर उपस्थित जो परमाणु हैं, ठीक है, परमाणु का एकक कोष्ठिका में कितना योगदान है। तो आपको मैंने बताया था सिर्फ 1/8। अब ये इससे कैंसिल होगा तो बन जाएगा 1। तो आप बताएंगे HC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। इसके बाद फिर दूसरा देखें, FCC में परमाणु की संख्या बराबर, इसके लिए इसका क्या डायग्राम है आप देखिए, आपको पता है, देखिए ये, ठीक है। इस पर आप देखेंगे तो कोने पर तो होंगे ही, इसके अलावा साथ साथ और कहाँ होंगे, इसके अलावा फलक पर भी होंगे, ये फलक पर होंगे, है ना। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, फार्मूला में FCC में परमाणु की संख्या निकालनी है, इसमें कितने परमाणु थे ये चेक करना है हमको, ठीक है। तो हमको सबसे पहले लिखनी होगी कोनों की संख्या, तो कोने कितने थे, 8। इसके बाद गुणे में लिखने के बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा ये जो कोने पर ये अवयव है इनका कितना योगदान है उस पर, तो 1/8 योगदान है। अब इस यूनिट सेल में क्या और कुछ भी है, तो आप देखेंगे कि जी हाँ फलक पर भी कुछ है। तो ऐसे हमको, हमारे पास ये जो FCC है इसमें कुल कितने फलक हैं, 6 फलक है। तो फलक की संख्या लिखने से पहले आपको लगाना होगा प्लस, फिर लिखोगे 6। 6 फलक है, 6 फलक लिखिए। अब मैंने आपको बताया था इन फलक पर जो अवयव होते हैं इनका सिर्फ कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के लिए होता है, 1/2। तो आपको बताया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर इनको जोड़ेंगे 1 और 3 मिलाकर हो जाएगा 4। तो FCC में परमाणु का योगदान कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा, 2 और बचे हैं, 2 और पढ़ाते हैं। तो अब है हमारा BCC में परमाणु का योगदान। तो BCC यानी कि इसको क्या बोलेंगे, काय केंद्रित, है ना, परमाणु का योगदान। तो सबसे पहले इसका आप क्या बना लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये देखिए इसकी संरचना बनाएंगे, कोनों पर तो होंगे ही, इसके अलावा एक जो होगा वो इसके बीचों बीच होगा, कोनों पर होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 कोने होते हैं। इनमें जो अवयव होते हैं उनका कितना हिस्सा स्पर्श करता है, 1/8। फिर अब देखो इसमें इस यूनिट सेल में और कुछ है, तो आप देखेंगे 1 पॉइंट और है, लेकिन ये कहाँ एकदम बीचों बीच है, तो इसको लिखने से पहले लिखेंगे प्लस, और ये जो बीचों बीच है तो ये सिर्फ इसी यूनिट सेल का है और किसी के लिए नहीं है, तो ये 1 लिखा जाएगा। 1 है अंदर तो सिर्फ 1 लिखा गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल मिलाकर 2। तो BCC यानी काय केंद्रित में कितने कुल परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखेंगे BCC में परमाणु का योगदान। अब आप देख रहे होंगे दोनों चीजें वही है, BCC, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, देखने पर मत जाइए, आपको पता होगा ये BCC यानी बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है और ये बेस सेंटर्ड की बात कर रहा है, आधार केंद्रित की बात कर रहा है। मैं यहाँ हिंदी भी लिख दूंगा इसका, आधार केंद्रित, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने भी आपको पीछे बताया था कि कैसा बनता है, मैं बस जल्दी जल्दी रफली बना दिया हूँ, ठीक है। तो कोने पर तो होंगे ही, बाकी और जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे, कुछ ऐसे। तो आप देखिए योगदान कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, कोनों की संख्या, पहले 8 कोने तो होते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये जो कोने पर अवयव होते हैं इन कोने का सिर्फ कितना हिस्सा स्पर्श करता है, सीधे 1/8 हिस्सा स्पर्श करता है, इतना भी आप जानते हैं। अब बच्चों इतना लिखने के बाद फिर आगे लगाएंगे प्लस, क्योंकि और कुछ भी लिखना है हमको। और क्या लिखना है, ये जो हमारे 2 अवयव हैं इनके बारे में, तो इनकी कुल संख्या अवयव की कितनी है, 2। अब इनका कितना हिस्सा छुएगा, इसके लिए सिर्फ 1/2।
जैसा कि आप पीछे जान चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे बेटा तो आएगा 2। तो आप लिखेंगे आधार केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु का योगदान कितना होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि आपको SC, BCC, फिर इसके बाद FCC, फिर आधार केंद्रित में ये जो एकक कोष्ठिकाएं हैं, एकक कोष्ठिकाओं के जो प्रकार है, इनमें कितने वास्तविकता में परमाणु होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, ये सब परमाणुओं की संख्या मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। इसको आप सीखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी के आधार पर हल होंगे। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।